बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। एक जानिब ईस्टर्न बॉर्डर पर भारत है, वहीं दूसरी जानिब अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी है। फितना अल खवारिज, फितना अल हिंदुस्तान की कार्रवाइयाँ, भारत और इसराइल की पुश्त पनाही, ये तमाम तर चीज़ें एक जानिब, तो वहीं दूसरी तरफ मशरिक़ वुस्ता का तनाज़ा। इसमें एक जानिब ईरान है तो वहीं दूसरी जानिब अरब ममालिक हैं जिनसे पाकिस्तान के बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। ईरान के साथ भी पाकिस्तान के बेहतरीन ताल्लुकात हैं और इस हद तक कि पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत ही एहतियात के साथ आगे लेकर चल रहा है। अरब ममालिक भी पाकिस्तान के किरदार की तारीफ कर रहे हैं, ईरान भी पाकिस्तान का सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे मशरिक़ वुस्ता का ये तनाज़ा आगे बढ़ता जा रहा है, यूं लग रहा है कि चैलेंजेस बढ़ेंगे और इन चैलेंजेस से पाकिस्तान किस तरह से नबरदाज़मा होता है, यही असल सवाल है। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह, दिफाई तज्जियाकार हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली, दिफाई तज्जियाकार, और एम्बेसडर शमशाद खान, साबिक सफ़ीर। सबसे पहले आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शमशाद खान साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त बड़ी एक कॉम्प्लेक्स सी सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए भी और वर्ल्ड वाइड भी अगर हम देखें, और ये जो ईरान का तनाज़ा है, इस तनाज़े में अभी तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? मैं अपने लोगों को कहता हूं, लेकिन वो हुआ यही कि दुनिया इतनी तकसीम हो गई है कि इस्लामी दुनिया बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है। जो 57 ममालिक हैं उनको पता ही नहीं कि क्या करना क्या है। बिल्कुल उसमें से जो अरब लोग हैं वो अमेरिका के पिट्ठू बने हुए थे और सारे अड्डे दे के जितनी ईरान पे हमला आवरी करवा सकते थे वो करवाई, जिसका फिर जवाब मिल रहा है। तो ये सारी इस्लामी दुनिया जो है वो टोटली स्पॉइल हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। ट्रंप खत्म हो चुका है, तो ना यूनाइटेड नेशंस के पास कोई और ऑप्शन है। मैंने कहा ना कि अफगानिस्तान के हवाले से मुझे अब याद आ रहा है कि 1980 में मैं वहां था अमेरिका में, जल आए थे उस वक्त। उस ईरान इराक जंग हो रही थी और उस वक्त फिर हम लोगों ने, क्योंकि वो सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया था अफगानिस्तान पे, तो हमने फिर एक स्पेशल सेशन बुलाया था जनरल असेंबली का और वो बड़ी भारी अक्सरियत से जीता था। लेकिन आज जब मैंने अपने परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव से न्यूयॉर्क में बात की, मैंने कहा क्यों नहीं बुलाते? वो कहते हैं जी कि क्योंकि कोई यूरोप बटा हुआ है, इस्लामी दुनिया बटी हुई है, वो जनरल असेंबली का जो लॉजिक होती है वो पैदा नहीं हो सकी। यानी यूनाइटेड नेशंस को टोटल बेबस बना दिया है, नॉन कॉन्सिक्वेंशियल है, खड़े साइलेंट ऑब्जर्वर के तौर पर यूनाइटेड नेशन खड़ी है, कुछ नहीं कर सकती। आपका पॉइंट आ गया। मैं रियर एडमिरल फैसल शाह साहब आपकी जानिब आऊँगा। जिस तरह से अभी शमशाद साहब बता रहे थे कि इस वक्त जाहिर बात है कि ये जंग ईरान ने अपनी खुद ही लड़नी है, और इस वक्त अगर हम देखें तो एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जाता है कि ईरान की नेवी को हमने मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया, फिर ये कहा जाता है कि हम अबनाए हुर्मुज़ से खुद कश्तियाँ गुजारेंगे, ऑयल टैंकर्स को गुजारेंगे, फिर मदद मांगी जाती है। और अभी इस वक्त आपको क्या लगता है कि ईरान इस पोजीशन में है क्योंकि अमेरिका ने अबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरान के कुछ मिसाइल्स की जो स्टॉक पाइल है उस पर भी कुछ बड़े भारी भरकम बॉम्ब्स जो हैं वो रात गए गिराए हैं। तो ईरान इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो लंबे अरसे तक अबनाए हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल बरकरार रख सके। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि ईरान कंट्रोल बरकरार रख सकता है, उसकी पोजीशन वहाँ बड़ी स्ट्रांग है और ये चीज़ थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। ईरान के पास बड़ा यूनिक मिलिट्री सिस्टम है जिसमें 2 लैंड फोर्सेस हैं, 2 एयर फोर्सेस हैं और 2 नेवीज हैं। तो उनकी जो रेगुलर नेवी है जिसका नाम है अर्तिश नेवी, उसके पास बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, बड़े जहाज हैं, सबमरीन्स वगैरह हैं, उसके बेसिस वगैरह भी सारे पोर्ट्स हार्पर्स हैं। और ये जो ट्रंप साहब जिस नेवी की बात करते हैं कि मैंने 40-50 जहाज डिगो दिए हैं उसके, अव्वल तो ये बात कोई मुसद्दक़ा नहीं है क्योंकि कहीं से भी इसकी तस्दीक नहीं हुई इंडिपेंडेंट ज़राए से, ना ईरान ने इसकी तरदीद की है ना तस्दीक की है, ये सिर्फ ट्रंप साहब का बयान है। तो अगर आप सोच लें कि ठीक है वो सही भी कह रहे हैं, तो ये वो जहाज हैं जो कि अर्तिश नेवी के हैं, जो कि एक रेगुलर नेवी है जैसे पाकिस्तान की नेवी होती है, किसी भी मुल्क की नेवी होती है। और इसका मुकाबला बिलाशुबा यूएस नेवी के साथ नहीं किया जा सकता, वो इसको नुकसान पहुंचा सकती है। जो इनकी दूसरी नेवी है पासदारान इनकलाब की नेवी, वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर पे काम करती है और पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में डिप्लॉयड होती है और ये उसका होम ग्राउंड है।
उनके पास छोटी बोट्स हैं, स्पीड बोट्स, जिनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर्स लगे हुए हैं। उनके पास कैमिकेज़े बोट्स हैं, रिमोट कंट्रोल बोट्स हैं, और उन्होंने अपनी ज्योग्राफी, जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है ईरान को पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को डोमिनेट करने में, उस ज्योग्राफी को उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है। ना सिर्फ ये कि कोस्ट लाइन, बल्कि बहुत सारे आइलैंड्स पे उन्होंने अपने बेसिस बनाए हुए हैं, जहाँ मिसाइल बैटरीज लगाई हुई हैं, और इन बोट्स को वहां पे स्टेशन किया हुआ है। तो ये जाहिर बात है कि शुरू से ही पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में क्योंकि डिप्लॉयड रहे हैं, तो इनका ये बहुत ज्यादा माहिर है वहां पे चीजों को कंट्रोल करने में। और क्योंकि ये छोटे टारगेट्स हैं, तो ये बड़े जहाजों के नरगे में आते नहीं है, बल्कि बड़े जहाज इनके नरगे में आ जाते हैं। और जहां तक मिसाइल बैटरीज की बात है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरानियन इतने बेवकूफ होंगे कि जहां उन्होंने मिसाइल बैटरीज लगाई हुई हैं और उन्हें पता है कि अमेरिकन उनके पीछे आएंगे, तो उन्होंने उनको वहीं रखा हुआ हो। ये मोबाइल मिसाइल बैटरीज होती हैं जो मूव होती रहती हैं, और जो स्टॉक पाइल भी होता है वो भी वॉर के दौरान कोई भी मुल्क अपने जो पीस टाइम स्टॉक पाइल होता है उस या स्टोरेज होता है उसमें नहीं रखता। तो ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। अब आप जाके उस पे बॉम्बिंग करते हैं और वो खाली हो, तो ठीक है, आपने मिसाइल स्टोरेज की जगह पे तो बॉम्बिंग की है, लेकिन मिसाइल तबाह हुए या नहीं हुए, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। एग्जैक्टली। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त भी ईरान की बिल्कुल ये स्ट्रेंथ है और स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को कंट्रोल करके रख सकते हैं। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप की परेशानी बढ़ती जाती है। बिल्कुल, इसी पर ब्रिगेडियर गजनफर साहब आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त जारी बात है, यूँ लग रहा है कि ईरान वॉर जो है वो अमेरिका के लिए गले की हड्डी बन चुकी है, ना उगली जा रही है ना निगली जा रही है, और ईरान भी रेजिस्ट कर रहा है। अलबत्ता अमेरिका बैक टू बैक ईरानियन टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। तो इस सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं, और ईरान कब तक रेजिस्ट कर सकता है प्रैक्टिकली, आपको क्या लगता है? आपने जो ईरान की रेजिस्टेंस की बात की है और ट्रंप की बौखलाहट की बात की है, वो तो आपको ट्रंप की स्टेटमेंट से, जैसे पहले शाह साहब ने कहा और खसी साहब ने कहा, वो आपको नजर आ रहा है कि ट्रंप की इस वक्त फिजिकल पोजीशन क्या है, उसकी मेंटल पोजीशन क्या है। इसलिए कि अपने उसके मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। अभी कल उनके जो नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के जो चीफ थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने, अगर आपने उनका लेटर पढ़ा हो, तो उन्होंने एक सेंटेंस शुरू में ही लिखा है, और उन्होंने कहा कि देयर इज नो रैशनल फॉर ईरान वॉर, देयर इज नो रैशनल फॉर अस टू फाइट इजराइल वॉर। और ये ईरान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, ये मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता, और ये जो है किसी भी तरीके से अमेरिकन पॉलिसीज को टो नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि इतनी बड़ी नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के अगर चीफ जब इस्तीफा देता है, तो वो मैटर करता है, और उसकी चीजें भी मैटर करती है। जिसमें ट्रंप साहब ने कहा कि वो तो चिकन आदमी है, छोड़ के चला गया। अब लगता ही है कि अगर तो ट्रंप साहब इतने बोल्ड हैं और कहते हैं कि हमने ईरान की नेवी भी तबाह कर दी, फौज भी तबाह कर दी, पासदार भी तबाह कर दी है, तो भाई फिर जंग बस तो यार, तो तुमने सारे ऑब्जेक्टिव तो अचीव कर लिए। लेकिन बात यह कि अगर उसके दावों में कोई हकीकत हो तो वो ये काम करे ना। वो सहारा लेता है रिटोरिक्स का, और ये रिटोरिक्स यही है कि फलाने को मार दिया, फलाने को मार दिया, फलाने। अब उसके गिर्द जो खड़े हुए हैं 4-5 लोग, स्टीव वेटकॉफ और मार्को रूबियो और वो सेक्रेटरी ऑफ वॉर, वो सारे वो लोग हैं जो बुनियादी तौर पे क्रिश्चियन ज़ियोनिस्ट इवेंजेलिकल हैं। और वो जो एक चीज है वो मजहबी जनूनियत के अंदर जब आती है, तो आप रैशनल से सोचना छोड़ देते हैं, फिर आप अपने मजहबी जज्बात है उसी को लेके आगे चल रहे होते हैं। क्योंकि अभी ट्रंप की जो पेस्टर है, वो भी आप हैरान होंगे कि वो पॉला वाइट, वो भी एक औरत है। यानी मजहब का इल्जाम जो वो हमको दिया करते थे, वो खुद इस मजहबी जनूनियत के अंदर पड़े हुए और व्हाइट हाउस के अंदर पड़े हुए। अब वहां पे जब ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ईरान तो अपनी पॉलिसी बड़ी कैटेगोरिकली बता रहा है। और रिपोर्ट्स ये हैं कि कल शाम को ईरान में कोई स्पेशल असाइनमेंट फोर्सेज हैं, उन्होंने एक ऑपरेशन किया इजराइल के अंदर। और आपको पता होगा इजराइल का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल एरल जमीर, वो कल असैसिनेट हो गया है। वो किसी मिसाइल से टारगेट नहीं हुआ, ही हैज बीन असैसिनेटेड। इसका मतलब है कि, और उसके साथ साथ जो कुछ उसकी अपना हिजबुल्लाह और इराक मलेशिया कर रही है, वो भी आपको पता है। तो इसका मतलब ये है कि ईरान जरूर छोटा मुल्क है, लेकिन उसका रिजॉल्व बड़ा है। और उसने जिस तरह इब्राहिम लिंकन को 3 फेजेस में अटैक किया है ना, कि पहले उन्होंने ड्रोन मारे, फिर मिसाइल मारे, फिर उन्होंने स्पीड बोट जो है वो छुपा के रखी हुई थी,
उसके बाद वो उन स्पीड बोट को और सब मरीज को लेके आए हैं। तो इसका मतलब जब आप ये कहते हैं कि ईरान की रेजिस्टेंस क्या है, तो मैं इस ईरान ने टोटल इस जंग का जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी से देखेंगे ना, तो ईरान ने इस जंग का पैटर्न चेंज कर दिया है। वो इस वक्त जो है वो कहते हैं एक अपना ऑफेंसिव एसिमेट्रिक एंड्योरेंस, वो इस वक्त उस फेज में है कि वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर ऑफेंसिव तरीके से, क्योंकि एसिमेट्रिक वॉरफेयर आप डिफेंसिव तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो ऑफेंसिव एसिमेट्रिक एंड्योरेंस के अंदर गए हैं, उसके अंदर उन्होंने उसके तमाम वो आदाब जो होते हैं इस किस्म की वॉर के, या आप अपना रीजन को सैचुरेट कर दें, आप मिसाइल सिटी को हार्डन करें, आप अपना इंटरनेशनल आइसोलेशन में दूसरे मुल्क को डालें, और उसके साथ साथ आप एनर्जी को वेपनाइज कर दें। तो उन्होंने ये 4 जो क्रेडेंशियल्स है ना अपना वॉरफेयर, वो उन्होंने हासिल कर ली है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उनकी तरफ से जंग नहीं रुकेगी, तो इस वजह से शमशाद साहब ने कहा कि ट्रम्प जंग तो हार चुका है, लेकिन एज एन अमेरिकन प्रेसिडेंट उसके लिए ये स्वैलो करना, क्योंकि उसने जो तरह बढ़के मारी थी, तो वो आपको पता है बेसिकली एक करेक्टरलेस मैन, वो उसका नाम आप डोनाल्ड एप्स्टीन रख दे तो बेहतर, ज्यादा बेहतर होगा। ट्रम्प निकाल ही दे दरमियान से, क्योंकि जो एप्स्टीन फाइल्स आ रही हैं और उसके अंदर जो उसका करेक्टर पोर्ट्रे किया जा रहा है, उससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या दुनिया उसकी बातों को बिलीव कर सकती है। इसीलिए ये जो अपना यूरोपियन यूनियन के जितने मुल्क हैं, उन्होंने कहा कि हम वी आर नॉट गोइंग टू फाइट वॉर। मीनिंग देयर बाय, मुझे ये लगता है कि अभी इस जंग का कोई एग्जॉस्टिव लेवल पहुंचना चाहिए। अब क्या वो एग्जॉस्टिव लेवल जो है, वो एग्जॉस्शन जो होती है वो सिर्फ म्यूनिशन नहीं होती, वो आपके दिमाग में भी होती है। वो इसका वॉर का स्ट्रेस आपकी पॉलिसीज को भी मुतासर करता है। वॉर का स्ट्रेस इकोनॉमी को तो मुतासर कर ही रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि आपको पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस से सिर्फ ऑयल ही नहीं गुजरता, पूरे का पूरा गल्फ जो है वो बाहर की चीजों पे, खाने की चीजों पर डिपेंडेंट है, और वो स्टेट ऑफ हॉर्मस से ही आती हैं। अगर बाबुल मंदब भी बंद हो गया, और जैसे हौसीज ने कह दिया है कि हम बाबुल मंदब, तो मुझे ये लगता है कि इसके अंदर जब इस वक्त तक वो एग्जॉस्टिव लेवल नहीं आएगा, उस वक्त तक मेरे, और वो ईरान के अमेरिका में तो आ चुका है, क्योंकि अमेरिका ने आपको पता है वो लॉकहीड मार्टिन के और रैसन के सीईओज को बुलाया था कि ये हम लॉकहीड रैसन वो है जो अपना टॉमाहॉक मिसाइल बनाती है, फिर आप फर्दर मिसाइल बनाए। उन्होंने कहा जी हम तो साल में 1000 मिसाइल बना सकते हैं, और इस दफा हमें 62 मिसाइल की सैंक्शन है। तो मीनिंग देयर बाई कि अमेरिका का भी जो मिनिशन जिसको वो बहुत बूस्ट करते थे, वो भी डिप्लीट हो रहा है, और इसराइल के अंदर भी डिप्लीट हो रहा है। तो देखना ये है कि इसके अंदर कौन सा वो पॉइंट होता है, कौन जो ये बबल कब फटता है, जब अमेरिका अनाउंस करेगा किसी न किसी तरीके से किसी को डाल के कि हम इस वॉर को जो वो एंड करना चाहते हैं। अदरवाइज क्योंकि मॉडरेटर कोई ऑफर नहीं कर रहा, और चाइना और रशिया की एक पॉलिसी मुझे नजर आ रही है, वो एक सेइंग है कि नेवर इंटरफेयर व्हेन योर एनिमी इज मेकिंग अ मिस्टेक। एग्जैक्टली टर्मिनोलॉजी में ये कहा जाता है। तो इसलिए ईरान और चाइना और ईरान रूस भी जो है वो किसी मेडिएशन के लिए खुल के सामने नहीं आ रहे। बिल्कुल, आपका ये पॉइंट बड़ा वैलिड है। गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं एम्बेसडर शमशाद खान साहब आपका इनपुट ज़रूर लूँगा कि इस वक्त ट्रंप के लिए, या फिर अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो अमेरिका के लिए काफ़ी मुश्किलात इस जंग के बाद पैदा होने जा रही हैं। एक जानिब मिडल ईस्टर्न जो गल्फ स्टेट्स हैं वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या अमेरिका के अड्डे हमारी सरजमीन पर हमारे लिए एसेट हैं या लाइबिलिटी हैं, क्या हमारी हिफाजत के लिए हैं या फिर इनसे हमें नुकसान पहुंच रहा है। एंड ऑब्वियसली मिडल ईस्ट ऑर्डर जो है वो वर्ल्ड ऑर्डर को भी तब्दील कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड नेटो में भी इस जंग की वजह से जो दरारें हैं अब वो वाज़ेह होना शुरू हो चुकी हैं। तो आप पोस्ट ईरान वॉर, ये जो 2026 की जंग है, वर्ल्ड ऑर्डर में क्या तब्दीलियां देख रहे हैं? ऐसा है मखदूम के ये सब आपके जो सवालात हैं उनका जवाब देने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस सारी जो इस वक्त जंग हो रही है या जो बहरान चल रहा है, इसकी जिम्मेदारी सोली
सिर्फ एक शख्स पर जाती है और उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। और ये डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये ना कोई सियासतदान है, ना कोई सिफारतकार है, डिप्लोमेट नहीं है, ना इसको ये पता है कि एथिक्स क्या होती है, मोरालिटी क्या होती है, या इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। तो ये बुनियादी तौर पर जो है जुआरी है, पोकर प्लेयर है, कसिनोज बनाता है, या फिर ट्रंप टावर्स बनाता है, रियल एस्टेट का बिजनेस करता है, और जाती फायदे के अलावा इसके लिए और कोई कंसिडरेशन नहीं है। और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ, क्योंकि मैंने जिस तरह 8 साल ईरान में गुजारे हैं, 2 साल मैंने शाह के ज़माने में, आई स्टार्टेड माय डिप्लोमेटिक करियर फ्रॉम ईरान, तेहरान से। ओके। और उसी तरह मैंने 10 साल अमेरिका में गुजारे हैं सिफारतकार के तौर पे। और मुझे याद है कि 80 की दहाई में प्रेसिडेंट रेगन यूज्ड टू ऑफ्टन कोट फ्रॉम थॉमस पेन्स कॉमन सेंस, एक पैम्फलेट बनाया था जब आज़ादी की तहरीक चल रही थी उससे, और उस पे कहता था कि अमेरिका इज ग्रेट इनफ टू टर्न द वर्ल्ड ऑल ओवर अगेन। तो ये 80 की दहाई में मैं जब उसको सुना करता था, तो उस वक्त मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन उससे पहले एक जो प्रेसिडेंट था मैं देख चुका था कि वाकई वो एक ऐसा प्रेसिडेंट था कि उसने वर्ल्ड को टर्न ओवर कर दिया था। और वो निक्सन जो था, वो पाकिस्तान, उसके लिए पाकिस्तान आया था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताने लगा हूँ आपको कि अमेरिका का जितना भी एजेंडा होता है, जब से अमेरिका बड़ी ताकत के तौर पर नमूदार हुआ है, पहली जंग अजीम के बाद मैं कह रहा हूँ जी, तो ये जब, और उसके बाद फिर पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है, तो पाकिस्तान और अमेरिका का गठजोड़ जो है, ये बड़ा फितरी गठजोड़ रहा है। हमने अमेरिका की तकरीबन जितनी भी जंगें थी वो लड़ी हैं। शुरू होती थी सर्द जंग, दूसरी जंग अजीम के बाद, और वी वर यूज्ड एज दी, वो कहते हैं ना, उसकी जो बैटल ग्राउंड होती है, हमारे अड्डों को इस्तेमाल करके U-2 उड़ा के रूस की नक्शाकशी की गई थी। तो इस तरीके से जब सब तैयारी कर ली थी, और अमेरिका को ये इदराक था, ये भी मैं बता दूं आपको, कि सोवियत एम्पायर को डिसमेंटल अगर करना है या डिफीट करना है, तो कोई जंग नहीं जीत सकती सिवाय इस्लामी जिहाद के। दिस इज व्हाट अमेरिकन्स केम टू द कंक्लूजन। जब दूसरी जंग अजीम खत्म हो रही थी, पहले उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि तुम इंडिया को मत डिवाइड करो, ये हमें बड़ी ताकत की जरूरत है सोवियत यूनियन के साथ लड़ने के लिए। अंग्रेजों ने कहा कि मैं जा रहा हूं हिंदुस्तान से। तो जब पाकिस्तान उससे अलग हो गया, तो फिर अमेरिकन ने सोचा कि बस पाकिस्तान को अब हम यूज करेंगे। वो जो मुस्लिम एजेंडे की बात मैंने की, जहाद की, ये पहले दिन से उन्होंने सोच लिया था कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करना है। और वो फिर इवेंचुअली 73 में उन्होंने ज़ाहिर शाह को ओवरथ्रो किया, वहां 2 बनाई, वैक्यूम पैदा किया, और इस तरीके से अफगानिस्तान में वो जो कहते हैं ना, wherever there is vacuum, तो any organized power in the vicinity will get sucked in। तो सोवियत यूनियन was sucked in, और वो उसको बुला के फिर ज़ियाउल हक के जरिए से वो जहाद लड़ा। और जहाद 10 सालों में हमने फिर सोवियत यूनियन को डिसमेंटल किया। ये और बात है कि जब वो जहाद खत्म हुआ और सोवियत यूनियन निकल गया, तो प्रेसिडेंट रेगन ने ज़िया को कहा कि प्रेसिडेंट जनरल आई एम लीविंग। तो ज़िया ने कहा कि तुम कैसे जा सकते हो, हम बर्बाद हो गए इस जंग में, अफगानिस्तान बर्बाद हो गया। उसने कहा नथिंग डूइंग, वी हैव नथिंग टू डू, क्योंकि ईस्ट यूरोप आज़ाद करना था, वो करवा लिया। बर्लिन की दीवार गिरा ली थी, यूरोप खुशहाल होना था, जमहूरी होना था, वो सारा एजेंडा उनका पूरा हो गया। और वो अभी तक मलबा पाकिस्तान के ऊपर पड़ा हुआ है। और वही मलबा था जो फिर इवेंचुअली आकर 9/11 के फॉर्मेट में वो फिर वही पाकिस्तान को इस्तेमाल करना था। क्योंकि जब सोवियत एम्पायर को डिसमेंटल कर दिया, तो अमेरिकन के लिए अब मुस्लिम दुनिया जो है ना, वो एक थ्रेट थी। तो उन्होंने फिर 9/11 का जो एक फॉल्स फ्लैग स्टेज किया बाकायदा, वो इट वाज अ स्टेज ड्रामा, एंड आई वाज फिजिकली प्रेजेंट इन न्यूयॉर्क ऑन दैट डे।
उस वक्त पाकिस्तान का एम्बेसडर था यूनाइटेड नेशंस में, और मैं देख रहा था जो कुछ हो रहा था, और मैंने उसी दिन रात को टेलीग्राम मुशर्रफ को भिजवाया था कि मैनहट्टन का स्काई लाइन बदल गया है, अब दुनिया का बदलने वाला है, और सारी तवज्जो जो है वो पाकिस्तान पर है, क्योंकि एक ब्लेम सारा पाकिस्तान पर आएगा और हमें इस्तेमाल करने की कोशिश होगी, तो तुम्हें मोहतात रहना है। ये मैंने बाकायदा उसको सिग्नल दे दिया था। तो ये अभी सिलसिला चल रहा है हमारे, अभी मैं मानता हूं हमारे फॉरेन ऑफिस की वजह से जो अब तक फॉरेन पॉलिसी के तरीके से इस सारे मसले को जो डील किया जा रहा है वो ठीक किया जा रहा है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट को सामने रख के किया जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती जो है वो आप इस तरफ से जितना मर्जी कर लें, ट्रंप पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ट्रंप तो अब इस वो जो है ये नेतन्याहू भी गायब हो गया है, और ये ट्रंप सिवाय जो कहते हैं ना कि बगैर एक एकतरफा सोच होती है और उसके तरीके से ये सारी सिलसिले को डील कर रहा है। बाकी फिर मैं बाद में करूंगा। अलबत्ता मैं इतना कहना चाहता हूं, मैंने पहली दफा ये एडमिरल फैसल शाह की बातें सुनी है, बहुत अच्छी बात इन्होंने जिस तरीके से समझाई है, मुझे समझ आ गई है सारी नेवल रेगुलेशन। मैं इनको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, मैंने पहली दफा इनको सुना है, क्योंकि मेरा नेवी के सीनियर, इनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ बड़ा पुराना ताल्लुक है 1969 से। मैंने सबमरीनें भिजवाई थी इनकी 4 फ्रांस से, जो सेनेगाल से होके आई थी, तो मेरा खास ताल्लुक है नेवी वालों से। ओके जी, मैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त जो एक बनता जा रहा है, जिस तरह से अभी एम्बेसडर साहब भी ये बात कर रहे थे, और पाकिस्तान के लिए अब नेविगेट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें बड़ा इस वक्त केयरफुल तरीके से पाकिस्तान चीज़ों को आगे लेकर चल रहा है। तो इस सब को आप किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान के पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं, मैं समझता हूँ, और ऑप्शंस लिमिटेड इस तरह है कि आपने गल्फ कंट्रीज हैं उसके साथ पाकिस्तान का बड़ा पुराना ताल्लुक है, और ईरान पाकिस्तान के साथ फिजिकल बॉर्डर शेयर करता है। गल्फ कंट्री कोई पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, या सऊदी अरब, लेकिन हमारे सऊदी अरब के साथ एजेस ओल्ड ताल्लुकात हैं। और इसी तरह से देखा कि बाकी जो ममालिक हैं, अपना ईरान जो है उसके साथ भी हम बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इस वक्त तक तो हमने दोनों साइडों को गालिबन एडवाइजरी रोल में समझाने की कोशिश की है कि जी आप इस जंग के जहाँ जो खास तौर पर जहाँ पे आप गल्फ ममालिक आते हैं कि आप इसके रिटेलिएशन में इस जंग के स्कोप को ना बढ़ाएं, क्योंकि ईरानियन जो कुछ भी कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे हिट कर रहे हैं अमेरिकन बेसिस को, और अगर अमेरिकन बेसिस को हिट कर रहे हैं तो वो अमेरिकन बेसिस तो इन कंट्रीज ने उनको दिए थे ना। तो अब पाकिस्तान अब उसके बाद एक आप सोचिए कि और क्या रोल हो सकता है आजकल के दौर में, इस जंग के दौर में आप क्या रोल कंसीव कर सकते हैं? तो वो रोल है कि जी आप जंग रुकवाएं। तो पाकिस्तान के पास अमेरिका को ये कंपेल करने के लिए तो ये आई थिंक ट्रंप के ऊपर कोई ऐसी वो नहीं जिससे आप ट्रंप को कहें कि जी आप जंग रोके, या इजराइल से पाकिस्तान के ताल्लुकात में। हाँ, इसमें हो ये सकता है कि अगर कोई बड़ा मुल्क कोई नहीं, बड़ा मुल्क से अब बड़े मुल्क 2 ही रह गए, या चाइना रह गया या आपका रशिया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने भी अपने झंडे जो है वो गिरा दिया। उन्होंने कहा कि हम तो जो है वो इस वॉर में हिस्सा नहीं दे रहे, लेकिन उनमें से कोई ये भी नहीं कह रहा कि हम ये वॉर रुकवाना चाहते हैं। तो अगर जिस वक्त तक कोई पावर आए जो इस जंग के रुकवाने के इनिशिएटिव को लगे, उसमें पाकिस्तान शामिल हो जाए और उसका पाकिस्तान हिस्सा बन जाए। जिस तरह ओमान जो था वो लास्ट टाइम इस नेगोशिएशन मॉडरेशन में बना था, लेकिन अभी आपको पता है ओमान के ऊपर भी हमला हुआ है, रिफाइनरी पे भी हमला हुआ है, सलाला की साथ जो अपना पोर्ट है वहाँ पे जो है उन्होंने अटैक किया। तो पाकिस्तान जिस तरह नेविगेट कर रहा है, मेरा ख्याल वक्त की जरूरत इतनी है कि आप बड़े कॉशियसली, क्योंकि उसके साथ साथ आप देखिए कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ कोई हफ्ता हो गया बहुत सीरियस किस्म की जो है वो बॉर्डर वायलेशन से आगे जाके डीप टारगेट पे हिट करते हुए अभी जो प्रोपेगेंडा दुनिया में चल रहा हुआ है, जैसे अभी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो हॉस्पिटल को हिट किया, कोई ये नहीं पेश कर रहा, बता रहा कि वो हॉस्पिटल जहाँ पे पाकिस्तान ने हमला किया वो हॉस्पिटल वहाँ से को 500-600 मीटर के फासले पे, और वो बुनियादी तौर पर जो नारकोटिक्स के जो मरीज होते हैं उनका हॉस्पिटल है, और उसके ऊपर जो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था उसकी भी स्टेटमेंट आ गई है कि मैं किस तरह जख्मी हुआ हूँ।
आपने देखी अब वो। तो ये जो चीजें पाकिस्तान के अपने ऊपर जो स्ट्रेस है, और इस वक्त जो अफगानिस्तान वॉर का स्ट्रेस बहुत बड़ा स्ट्रेस है जो पाकिस्तान फौज के ऊपर है, बल्कि ये तो डायरेक्टली पाकिस्तान के अवाम पे भी ट्रांसफर हुआ है। तो हमने उसके ऊपर भी जो है काइनेटिक ऑपरेशंस के जरिए उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जो कुछ चाइना कोशिश कर रहा था कि किसी तरह अफगानिस्तान से बातचीत हो जाए, तो आपको पता है कि चाइनीज की बात भी उन्होंने नहीं मानी है। उसके ऊपर वो जो उनका अपना स्पोक्स पर्सन है रबीउल्लाह मुजाहिद, उसका जो बयान आया था वो आपके सामने है। तो मेरा ख्याल इन जोग्राफियाई और इन बॉर्डर जो पाकिस्तान के थ्रेट्स हैं उसके ऊपर इस वक्त जो पाकिस्तान जितना रोल प्ले कर रहा है और जिस ऑप्शन को इस्तेमाल कर रहा है वो यही है कि किस तरह ये जंग जो है इसके ऊपर इसका कोई स्केल इस खित्ते में ना बढ़े, क्योंकि अब ये जंग पाकिस्तान, लोग कहते हैं ना कि पाकिस्तान के ऊपर आ सकती है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान पे आ गई है। ये जो अफगानिस्तान के अंदर से जो कुछ हो रहा है ये इजराइल और इंडिया के नेक्सस के जरिए हो रहा है ना। नरेंद्र मोदी ने जब इजराइल का विजिट किया था तो उसको क्या कहा गया था, यही कहा गया था ना कि आप जाएं और जाके अफगानिस्तान को कंपर करें, उनको कहें कि जाके पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। तो अब ये जो चीजें हैं पाकिस्तान के ऊपर, एक तो उसने अपने बॉर्डर को प्रोटेक्ट करना है, ये याद रखिएगा। और वो कल रात भी खबर आ रही थी कि कोई इंडियन एयरफोर्स है वो कोई लाइन ऑफ कंट्रोल के अलाउंग लाइन ऑफ कंट्रोल फ्लाई करती रही है, अब वो भी थ्रेट है। तो इन तमाम चीजों को बैलेंस करके मेरा ख्याल पाकिस्तान के ऊपर इस वॉर को रुकवाने के लिए लिमिटेड ऑप्शंस हैं। इस वॉर के इफेक्ट से निकलना जो है वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा जरूरी है, और हमारा वो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम किसी भी तरीकेकार से ना तो इस वॉर का हिस्सा बने और ना इसके इफेक्ट्स जो हैं वो हमारे ऊपर कोई सीरियस तरीके से आए। थोड़ी बहुत तो चीजें होती हैं लेकिन वो इस किस्म की जंग में फिर बर्दाश्त करनी पड़ती है। एग्जैक्टली ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बल्कि एम्बेसडर साहब आपसे इस पे मैं ज़रूर इनपुट लूँगा। पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को, हमने अक्टूबर 2025 में जब बॉर्डर पे कशीदगी बढ़ी अफ़गानिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को एक चांस दिया। बहुत से दोस्त ममालिक जो हैं उन्होंने इंटरवीन किया, फिर दोहा में, फिर इस्तंबुल में, फिर रियाद में मुज़ाकरात का एक दौर चला। अब पाकिस्तान के जो एक्शंस हैं ग़ज़ब लिल हक़ जारी है। ऑब्वियसली माजी में तो बहुत कुछ हुआ, बहुत सी पॉलिसीज़ आगे पीछे, लेकिन अभी की रियलिटी यही है कि अफ़गान सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो इस वक्त पाकिस्तान को आखिर इस सब के अंदर अफ़गानिस्तान वाली साइड पर क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो सिचुएशन है आज, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होनी चाहिए। और आपने जो मुझसे पूछा है कि कुछ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, मैं आपको बताऊं कि दोहा अकॉर्ड से पहले बाकायदा हमारी तरफ से एक बहुत डिटरमिन्ड किस्म की एक कोशिश की गई थी कि ताकि हम सारे अफगान धड़ों को साथ मिलाएं। इस दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप ने इमरान खान से ये रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इस जंग से छुटकारा दिलवाओ किसी तरीके से। तो इमरान ने, वो एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव ही था, तो मेरे जिम्मे लगा था उस वक्त, ये मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ और शायद गनफर को इन चीज़ों का पता हो। तो मैं एक सेंटर को चेयर कर रहा था अपनी रिटायरमेंट के बाद, और चूंकि मैंने फैसला ये किया हुआ था रिटायरमेंट के बाद मैंने अब नौकरी कोई नहीं करनी, तो जब मुझे कहा गया कि आप ये काम कर दें हमारे लिए, मैंने कहा था मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं ऑनरेरी तौर पर चेयर करूंगा। तो मैं चेयर कर रहा था ऑनरेरी तौर पर उस सेंटर को। इट वाज नोन एज लाहौर सेंटर फॉर पीस रिसर्च, LCPR। उस सेंटर के ऑस्पिशियस में सारे अफगान धड़ों को सिवाय तालिबान के, क्योंकि वो उनके साथ डायलॉग हो रहा था, तो और अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, इन दो के साथ हुकूमत बराह रास्त डील कर रही थी। तो बाकी जो अफगान फैक्शंस थे उनके लीडर्स को बुलाया गया, मैंने इनवाइट किया उनको, और वो आए, कोई 100 बंदे थे। उनमें हामिद कारजाई भी था, हिकमत यार बंदे, इस तरह सारा ग्रुप, आबिद शाह मसूद का भाई था, सारे बड़े बड़े औरतों के ग्रुप को करके उन सबको इकट्ठा लाए। नथिया गली में हमने ये मीटिंग की थी, और वहां से एक बाकायदा ये कंसेंसस हुआ था कि अफगानिस्तान पीस इज दी ओनली ऑप्शन, और सबको तैयार कर लिया था हमने। तो ये अब जिस तरीके से वहां काम हो रहा है उस फ्रंट पे, इस फ्रंट पे भी उसी तरह से शिद्दत आ रही है। उसमें हमारे दुश्मन भी शामिल है। जाहिर है कि वो असल कौन एडवांटेज नहीं आपका लेगा जब आपकी अंदरूनी सिचुएशन खोखली होगी। पाकिस्तान की आज अंदरूनी जो सिचुएशन है इतनी खोखली है कि
कि यहाँ पे ना अदालतें हैं, ना असेंबली है, ना हुकूमत है, ना पुलिस है, ना कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कानून है। यानी ये सब चीजों के होते हुए कौन एडवांटेज नहीं लेगा। हाँ, मैं आज ये कहना चाहता हूं कि ये मैंने अभी पहले भी जिक्र किया कि हमने फॉरेन ऑफिस के जरिए से इस सारे सिलसिले को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया, जो कांस्टेंट थे हमारे, बिल्कुल, वो चाहे ईरान और अरबों के दरमियान ताल्लुकात का हो या फिर अमेरिका और चाइना के दरमियान हो, बिल्कुल ठीक एडहेयर किया है। एंड दिस इज व्हाट आई हैड बीन डूइंग व्हेन आई वाज फॉरेन सेक्रेटरी फ्रॉम 1997 टू 2000। तो अभी मैं फॉरेन ऑफिस, हालांकि मेरा कोई राब्ता नहीं है, वो खुद सोच के, क्योंकि जो डिप्लोमेट्स हैं हमारे वो फौज की तरह ट्रेन होते हैं। दे आर कमिटमेंट सिर्फ रियासत के साथ होती है, वो किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं कमिट होते। तो वो उन्होंने अच्छा काम किया। आज जो सिचुएशन है पाकिस्तान के बारे में, आपने पूछा कि क्या होगा, हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो अरब रियासतें हैं वो दोस्त हैं हमारी, और ईरान के साथ तो बहुत पुराना ताल्लुक है, लंबा बॉर्डर है, और हिस्ट्री है हमारी बहुत पुरानी, हजारों साल पुरानी हिस्ट्री है हमारी। अल-बिरूनी और जैसे लोग, गजनी लोग, वो उस वक्त ईरान की सल्तनत होती थी जब वो आए थे हमारे यहाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हम पर प्रेशर आएगा। अभी ट्रंप ने, कोई मैंने कहीं सुना है, अब पता नहीं, मैंने मीडिया में, कि वो पाकिस्तान को तड़ी दे रहा है कि ये पाकिस्तान हैज नथिंग टू डू विद दिस वॉर, ये अलग हो जाए। उसको असल फिक्र ये है कि जो हमारी सऊदी अरब के साथ डील है वो बड़ी खतरनाक है, कि उस पे अटैक, हम पे अटैक समो और हम पे अटैक उस पे। ये जो डील हुआ है, अब लगता ये है, वो ट्रंप तो कहता है कि ये डील गलत है तुम्हारा, तुम बिल्कुल सऊदियों को छोड़ दो। तो ये अभी झगड़ा ये होगा। ट्रंप का जो असल गुस्सा है, जो हमारे लोग अब तक नजर करम से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, अच्छा किया इन्होंने। ट्रंप जैसे बंदे को इसी तरीके से डील करना होता है, तो वो कर लिया। अभी वी आर स्टिल अंडर प्रेशर, मैं बता ये है। सही, ये प्रेशर तो जाहिर बात है बड़ा रहता है, पाकिस्तान पे पहले भी था, अब भी है, और इसमें नेविगेट करना बड़ा मुश्किल भी है, लेकिन बड़ा केयरफुली नेविगेट करना होगा। शमशाद साहब, आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स ज़रूर लूँगा इस सारे मामले के ऊपर, कि अब पाकिस्तान को करना क्या चाहिए। अगर हम कहें कि इस सारे अफ़गानिस्तान वाला इशू है, फिर ईरान और ये सब, इसमें एक प्रैक्टिकली पाकिस्तान की अप्रोच क्या होनी चाहिए, रिकमेंडेशंस अगर 2-3 हम दें कि ये काम पाकिस्तान को करना चाहिए। देखिए, एक तो ये है कि जहां तक अमेरिका का कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहूँगा कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, ये ट्रंप इज द ओनली एग्जांपल फॉर दिस क्राइसिस। हर प्रेसिडेंट के पास यही मसला होता था, जो वर्ल्ड वाइड अमेरिका के 5 लफ्जों में ये था, एक बड़ा अच्छा थिंकर अमेरिका को, उसने डिस्क्राइब किया था कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, वो उसने कहा था कि इट इज नेशनल इंटरेस्ट, वर्ल्ड वाइड पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 5 लफ्जों में डिस्क्राइब की। तो वर्ल्ड वाइड जो मफादात हैं और नेशनल इंटरेस्ट हैं, उनकी वजह से हर प्रेसिडेंट का यही हाल था। असल बात यह है कि अमेरिका में प्रेसिडेंट सिर्फ परफॉर्मर्स होते हैं। सुन लीजिए मेरी बात, कोई भी प्रेसिडेंट हो, पीछे असल वहाँ डीप स्टेट या डीप रिजीम, वो 3 इदारे हैं, एक पेंटागन है, एक CIA है, एक नेशनल सिक्योरिटी है। ये बिहाइंड द सीन्स सारा जो ड्रामा है ना, ये वहाँ चलता है। और जहाँ अच्छा प्रेसिडेंट आता है, वो उनकी जो एजेंडे को ठीक तरीके से परफॉर्म करता है, और जहाँ गलत होता है तब वहाँ फिर 9/11 जैसे वाक़यात हो जाते हैं, या फिर ट्रंप जैसे वाक़यात हो जाते हैं। ये जो गलत प्रेसिडेंट होते हैं, कमज़ोर जो होते हैं, वहाँ इस किस्म के मसाइल होते हैं। अब आप हमारे बारे में पूछ रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट व्हाट वी कैन डू और व्हाट वी शुड डू फॉर अमेरिका और फॉर अदर्स। What is important is what we should be doing for ourselves। और उसके लिए मेरे नज़र में हमारा फॉरेन पॉलिसी का कोई मसला ही नहीं है। मैं चूंकि फॉरेन पॉलिसी के साथ तकरीबन 40 साल अपने गुजारे हैं, तो मैं रिटायरमेंट के बाद यही कहा करता था कि वी हैव नो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज।
हमारे मसले सारे के सारे अंदर के हैं, डोमेस्टिक, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इज नथिंग बट ए सम टोटल ऑफ व्हाट यू आर फ्रॉम विद इन। इंडिया ने पहले 3 सालों में 47 से 50 तक अपने आप को रियासत बना लिया था। उन 3 सालों में उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया जो आज भी बाकायदा लागू है। उन्होंने सारी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जो थी दूसरी रिफॉर्म्स जो थी वो बना ली, और स्टेट्स मर्जर कर दिया, और फौज का रोल डिफाइन कर दिया था। ये इंडिया इज ए स्टेट टुडे। वो कतई नजर इसके कि मोदी ने उसको जो कुछ भी बना दिया हो, मगर वो एक रियासत है। पाकिस्तान पहले 9 साल हमने जद्दोजहद, ये हमारे जो सियासतदान थे वो आइन नहीं बना सके 9 सालों में। इट टुक 8 गवर्नमेंट्स एंड 9 years टू मेक आवर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। वो भी एक फ्लॉड कॉन्स्टिट्यूशन था जो अयूब खान ने फिर उसको कर दिया था एग्जैक्टली कैंसिल करके, फिर अयूब खान आया। तो ये सियासतदानों ने उस वक्त भी स्पेस फौज को दी, बिकॉज अगर सियासतदान को छोड़ दिया जाता तो ये मुल्क बिल्कुल सरवाइव ना करता। Exactly. ये फौज जिसने इस मुल्क को सहारा दिया, सपोर्ट दी, सियासतदानों के चुंगल से छुड़ा के 10 साल फिर अयूब खान है। हालांकि मैं उस वक्त स्टूडेंट लीडर होता था, गवर्नमेंट कॉलेज का प्रेसिडेंट होता था, मगर और मैं यूज्ड टू लीड प्रोसेशंस अगेंस्ट अयूब खान, क्योंकि मैं डिक्टेटरों के खिलाफ था। लेकिन जब फिर मैं तेहरान 1967 में गया, वहां पहली दफा मैं अयूब खान से मिला। वो इस तरह के अयूब खान और शाह की जब मीटिंग्स होती थी तो आई यूज्ड टू टेक नोट्स। ओके तो मैं बहुत इंप्रेस हुआ अयूब से कि शाह उसको बड़ा एरोगेंटली कहता था कि तुम ये अरबों को क्यों इनके पीछे लगे हो, गेट रिड ऑफ देम, ये कहता था। तो अयूब खान कहता था कि वो हमारे भाई हैं, तुम भी हमारे भाई हो, तुम हमारे हमसाए भी हो, भाई भी हो। मैं बड़ा इंप्रेस था। और इनफैक्ट हमारा जो फॉरेन पॉलिसी का एक कांस्टेंट था अरबों और ईरान के दरमियान वाला, ये उस वक्त अयूब खान के होते हुए पैदा हुआ था। ओके उसके बाद फिर अयूब खान पे प्रेशर, कैनेडी ने कहा कि तुम चीन से ताल्लुकात खत्म करो। अयूब ने कहा कि नहीं, हमारा वो दोस्त है। तो वो सेकंड एक कांस्टेंट हमारी फॉरेन पॉलिसी का चीन और अमेरिका के ताल्लुकात में बैलेंस रखना। बिल्कुल। आज जो चैलेंज है ना, वो है हमारे अंदर के मसाइल। हमारा जो घर में सिचुएशन ठीक नहीं है ना, मईशत है। बिल्कुल, हमें अपने अंदर के जो मामलात हैं उन्हें देखना होगा। वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम तर मेहमानों का। नाज़रीन इकराम, इसी के मखदूम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।